जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 12th का एक हिंदी हमारा चैप्टर है, उसमें पुत्रव्यूह कविता है। पुत्रव्यूह कविता और उसका लेखक परिचय जो कवित्री हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान है, उसका हम लोग पूरा जीवन परिचय करेंगे आज के वीडियो में। और कल आप लोगों के लिए उस वीडियो का मैं कविता का अर्थ लेकर आऊँगा, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा जुड़े रहें। पहले इसका हम लोग पूरा जीवन परिचय कर लेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का। इनका जीवन परिचय, जन्म कहाँ हुआ था, क्या क्या किया था इन्होंने। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान हमारी कौन है, लेखिका है। सुभद्रा कुमारी चौहान हमारी कौन है, ये लेखिका है। और इनका जो जन्म हुआ था, जन्म इनका कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और निधन कब हुआ था, निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी कार दुर्घटना के कारण। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, उनका जन्म कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। और मृत्यु हुआ था 15 फरवरी 1948 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जब वह वापसी कार में थी, तो कार में उनका दुर्घटना हो गया था। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई, तो आप लोग इसके आंसर बता दीजिएगा। कार दुर्घटना में आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा। हम हिंदी का पूरा चैप्टर क्या करेंगे, तो एक हिंदी का चैप्टर होगा, उसमें हम लोग 3 वीडियो लेकर आएंगे। पहला वीडियो में लेखक परिचय, और दूसरा वीडियो में पूरा कहानी परिचय रहेगा, और तीसरा वीडियो में रहेगा आपका क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर इनका जन्म मृत्यु आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इनके जन्म स्थान देखते हैं। तो इनका जो जन्म स्थान हुआ था, तो जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ था, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता का नाम क्या था, तो माता का नाम था श्रीमती धीरज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिता का नाम था, और धीरज कुंवर था जो उनके माता का नाम था। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगले हम देखते हैं। यहाँ पर इनके जो पति का नाम था, तो पति का नाम इनका क्या था, इनका पति हो गए। और इनके पति का नाम क्या था, तो इनका पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, और खांगड़ावा मध्य प्रदेश के निवासी थे। तो ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति किस गांव के निवासी थे, तो खांगड़ावा मध्य प्रदेश के निवासी थे। अब यहाँ पर देखते हैं 1919 में इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नासा नामक नाटक के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता थे। यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया। आप सबको क्वेश्चन पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब हुआ था, तो इनका विवाह कब हुआ था, 1919 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि कुली प्रथा और गुलामी का नासा किनकी रचना है, तो गुलामी का नासा और कुली प्रथा के लेखक कौन हैं, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह इनके पति हैं, और इन्होंने ही रचना किया है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त किया है, तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया है, तो कराइथवेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसी के स्कूल में प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा के साथ महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान किस गर्ल स्कूल में थे, तो थवेट गर्ल स्कूल में थे। आप लोग को याद रखना होगा, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पर हमारा है कि पुनः थियोफिजिकल स्कूल वाराणसी में कक्षा 9 वर्ग की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। यहाँ पर इन्होंने इस स्कूल में केवल कितना वर्ष तक पढ़ाई किया था, 9 क्लास तक पढ़ाई किया था। उसके बाद इन्होंने अपना पढ़ाई त्याग दिया, और असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में हो रहा था, उसमें इन्होंने अपने आप को कूद डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला यहाँ पर है बुक प्रधान कर्म क्षेत्र इन्होंने कौन कौन सा काम किया, तो समाज सेवा, राजनीतिक स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी के अनेक वार करवा से मध्य प्रदेश में कांग्रेस
पार्टी में एमएलए। कांग्रेस पार्टी में इन्होंने क्या बने थे, एमएलए भी बनी थी इन्होंने। तो ऑप्शन क्वेश्चन पूछता है कि सुधारा कुमारी चौहान किस पार्टी में एमएलए बनी थी, तो आपको बताना होगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बताना होगा कांग्रेस पार्टी में कौन बनी थी, एमएलए बनी थी। आप लोग इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमारा है विशिष्ट अभिरुचि। इन्होंने इनके जीवन में बेस्ट अभिरुचि क्या थी, तो छात्र जीवन से ही यह काव्य रचना की प्रवृत्ति आगे चलकर प्रमुख कवित्रियों एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा हुई है। इनके बचपन से ही क्या था कि कविताएं और लेख लिखने का रुचि था, तो इन्होंने एक आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री और साहित्यकार बन गई थी। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। और यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इन्होंने कुछ कृतियाँ भी किया है। कृतियाँ क्या होता है, रचना होता है। तो इनकी प्रमुख रचना क्या है, मुकुल है, जो यह कविता संग्रह है और 1930 ईस्वी में लिखा गया है। एक हमारा है त्रिधारा, यह कविता चयन है। और ये एक है बिखरे मोती कहानी संग्रह है। बिखरे मोती क्या है, कहानी संग्रह। सभा के खेल कहानी संग्रह। अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर पुरस्कार भी इनको दिया गया है। तो पुरस्कार क्या दिया गया है, मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस रचना पर सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना होगा मुकुल पर इनको क्या मिला है, सेक्सरिया पुरस्कार मिला है सुभद्रा कुमारी चौहान को। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिखरे मोती क्या है, तो बिखरे मोती क्या है, कहानी संग्रह है। आप लोग इसे याद रखिएगा, बिखरे मोती क्या है, कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं अब इनकी कुछ जीवन के प्रमुख रचनाएं, इन्होंने क्या क्या किया है। देखिए यहाँ पर हमारा पूरा लिखा गया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी में छायावादी काव्यधारा के समांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख विशिष्ट कवियत्री थी। राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन से विभिन्न अंश इस भावधारा का उपनिवेश भारतेंदु युग में हुआ था और द्विवेदी युग में इसका विकास हुआ था। उसके बाद युगों में यह भावधारा अनेक दशा में फैलती हुई व्यापक और बहुमुखी होकर उत्कर्ष पर पहुंच गया। स्वतंत्रता आंदोलन, संस्कृति जागरण और सामाजिक सुधार परिवर्तन की व्यापक चेतना के साथ साथ यह भावधारा ऊर्ध्वाधर एवं एकाग्र और उन्मुख होता गया। इसी के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आज से निखरते और स्पष्ट होते गए। उनमें एक दृढ़ जनतांत्रिक, वैधा, चारित्रिक और उपसर्ग बढ़ना चलती है। केवल भावुकता और यथार्थ की प्रक्रिया और आग्रह बढ़ते चले गए। राष्ट्रीय भावधारा के इस चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के निजी, पारिवारिक, राजनीतिक और सर्वभाग मानवेदी एवं भावपटल एवं जीवन रूपों में एक ही मूल प्रेरणा के एक सच और एक ही रंग में दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता इसी का अकृत्रिम, स्वाभाविक और अविस्मरणीय उनके जीवन और काव्य को बिखरे मोती मुखर एवं एक अखंड कर देता है। यह गुण विशेषता निम्नलिखित में से उन्होंने कवियों के बीच विचारधारा क्रांतिकारी युवाओं की तरह राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा सर्वस्व होम पर मिट जाने का ही मात्र एक बल और एक सर्वग्राही संतरा है। देखिए यहाँ पर मेन जो टॉपिक है हम लोग उसको पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आएगा उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ। सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पर दिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक रचना है मुकुल। यहाँ पर क्या है, एक रचना है मुकुल है, यहाँ से ली गई है। प्रस्तुत कविता में कवि निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरा शोक गीत है, जो पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवयित्री माँ के द्वारा लिखी गई एक है। और स्वभावतः सरोज स्मृति के इसी तरह के न होने, लंबी होने, घटना मूलक कथावंत
के भाव के कारण इसी शोक गीत में व्यापक यथार्थ संदर्भ नहीं है, किंतु पुत्र के असमय निधन के पीछे तड़प रहे माँ के हृदय के निदारुण शोक को ऐसी सादगी अभिव्यक्ति की निर्भाजकित और सार्वभौम और अंतिम रूप में काव्य अंजित कर लेता है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि पुत्र वियोग कविता कहाँ से लिया गया है, तो वह मुकुल से लिया गया है। पुत्र वियोग कविता कहाँ से लिया गया है, तो मुकुल से लिया गया है। और पुत्र वियोग कविता कैसी कविता है, तो यह शोक कविता है। इसमें यानी अपने दुख को बताया गया है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें माँ के विषमोदय शोक का एक साथ धीरे धीरे गाढ़ता और ऊपर आरोहण करता हुआ भाव उत्कटता होता है, अर्जित करता है तथा यह कविता अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटों के संबंध को भी विलक्षण करता है। इस कविता में हम माँ और बेटे के यहाँ पर एक बात को जानेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग अपना क्या है, कविता को देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा कविता रहा और इसको हम लोग क्या है पढ़कर सुनाएंगे। ये हमारा क्या है कविता है और इसको हम लोग क्या करेंगे पढ़कर सुनाएंगे आप लोगों को। कविता का हमारा यहाँ पर नाम क्या है, तो पुत्र वियोग। पुत्र वियोग क्या है, ये हमारा कविता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो पुत्र वियोग किसने लिखा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्या लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, एकदम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग इसको क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारा क्या है, एक हमारा कविता हो गया, ये हमारा क्या है कविता हो गया, ये हमारा कविता हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले घेरा लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग क्या है कविता है। यहाँ पर लिखा गया है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये हमारा क्या है कविता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे समझाता हूँ। यहाँ पर बताया गया है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। माँ कहती है, माँ अपने दुख को उजागर करते हुए कहती है कि आज पूरा दिशाएं क्या है, आज पूरा दिशाएं भी हंसती है। यानी पूरा हमारा क्या है, पूरा जो विश्व है, पूरा संसार है, वह क्या है कि हंस रहा है उल्लास विश्व पर छाया। सभी लोग क्या है खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन यह खुशियाँ मेरे लिए क्या है कि व्यर्थ है, क्योंकि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। मेरा क्या हुआ खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, आप लोग यहाँ पर कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पर हमारा है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। क्योंकि आज यहाँ पर माँ एक बता रही है कि आज पूरा संसार क्या है खुशी मना रहा है, पूरा खुश है, उल्लास पूरा छाया हुआ है, लेकिन यह खुशी मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वह मुझसे बिछड़ गया है और वह अभी तक मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है। तो पहला श्लोक आप लोगों का आई होप ये याद हो गया होगा। चलिए यहाँ पर दूसरे श्लोक को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दूसरा हमारा लाइन है कि शीत न लग जाए, शीत न लग जाए, क्या है, शीत न लग जाए इस भय से जिसे नहीं गोद से जिसे उतारा, शीत लग जाए गोद से नहीं उछाड़ा, छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। माँ कहती है कि अपने बेटे को शीत न लग जाए, इसलिए मैं क्या है कि शीत से उसे न लग जाए, इसके लिए मैंने उसे गोद से भी नहीं उतारा। और उस समय मैं दौड़ कर आ गई, काम छोड़कर दौड़ कर आई जिस समय वह माँ कहकर पुकारा। तो इस लाइन में माँ कहती है कि मैं जिस बेटे को शीत नहीं लगने के भय से इसे गोद से भी नहीं उतारा, और उस समय मैं दौड़ी हुई चली आई जब वह माँ कहकर हमको पुकारा। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि एक माँ अपने बेटे को शीत नहीं लगने के भय के कारण क्या क्या करती है। और यहाँ पर नीचे हमारा एक लाइन दिया गया है, थपकी थपकी दे दे
थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। थपकी दे दे, यह अपने पुत्र को सोने के लिए क्या करती है, थपकी दे दे के उसके पीठ पर थपथपाती है, उसे सुलाया, और जिसके लिए उसने लोरियां गाई, और उसके मुंह को खुशी को देखकर उसी आँख में इन्होंने क्या बताया, तो अपने रात भी बिता दिया। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पर जो माँ है वो बताई है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। आप यहाँ पर माँ कह रही है कि थपकी दे दे जिस अपने पुत्र को मैंने सुलाया, जिसके लिए लोरियां भिगाई, और जिसके मुँह को एक खुशी देखकर मैंने अपनी रात बिता दी। इसमें यह माँ कह रही है, और मेरा वह पुत्र अभी तक मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात कवित्री का जो पुत्र है वह बिना समय के ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है, स्वर्ग को प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है कि जिसके लिए फूल अपमानापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल कहीं दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। माँ कहती है कि उस पुत्र के लिए मैंने सब कुछ भूल कर अपनापन मतलब अपमान पत्थर को भी यानी उसने क्या बनाया है, देवता बनाया है। और कहीं नारियल तो दूध बतासे, और कहीं शीशा चढ़ाकर क्या है, सिर नवाया है। माँ कहती है कि जिस पुत्र के लिए मैंने पत्थर को देवता माना, कहीं नारियल और दूध बतासे चढ़ाकर अपना शीश नवाया, आज ये सब करने के बाद भी मेरा पुत्र मेरे पास नहीं है और वह स्वर्ग को प्राप्त हो गया, और इसमें मेरा कोई भी भगवान साथ नहीं दिया, और मेरा जो पुत्र है वह मुझसे अलविदा हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर है हमारा कि फिर भी कोई कुछ कर न सका, फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उड़ गया छौना मेरा। यहाँ पर भी कवित्री अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहती है कि फिर भी कोई कुछ कर न सका, इतना कुछ करने के बाद मेरा चढ़ावे जाना, देवता मानना, नारियल दूध चढ़ाना, ये सब करने के बाद भी सब कोई कुछ नहीं कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। खिलौना यहाँ कहने का तात्पर्य है, कवित्री अपने बेटे के लिए खिलौना शब्द का प्रयोग किया है। और मैं असहाय विवश बैठी रही, यानी मेरे सामने ही मेरे पुत्र को मृत्यु हो रही, निधन हो गया, लेकिन मैं विवश होकर बैठी रही और उड़ गया छावना मेरा। छावना क्या होता है कि हिरण का एक छोटा सा बच्चा होता है जो देखने में प्रिय लगता है। तो यहाँ पर छावना और खिलौना का प्रयोग जो कवित्री है अपने पुत्र के लिए करती है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उड़ गया छौना मेरा। यहाँ पर कवित्री कहती है कि जिस पुत्र के लिए सभी जगह अपने माथा टेका, दूध नारियल और बतासे चढ़ाए, ये सभी करने के बाद भी कोई भगवान मेरा साथ नहीं दिया, और मैं मजबूर रह गई। मेरे सामने ही मेरे जो खिलौना है, मेरा पुत्र है, वह मेरे से जुदा हो गया और वह छीन गया, उड़ गया खिलौना मेरा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इससे कुछ भी भ्रांति नहीं। कवित्री कहती है कि मुझे मालूम है कि उस खोए हुए धन को मैं प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता है और मैं उसे पाने के लिए क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ। यहाँ पर है तड़प रहे हैं विफल प्राण ये। माँ कहती है कि मेरा प्राण जो है वह तड़प रहे हैं, मुझको पल भर की शांति नहीं, मैं कभी भी शांत नहीं है, मैं कभी भी शांत नहीं रहूँगी, वह खोया धन मैं पा न सकूँगी। जो इनका पुत्र मर गया है उससे यह प्राप्त नहीं कर सकेगी, लेकिन इसके मन में कुछ भी भ्रांति नहीं, इसको कुछ भी भाता नहीं। यह कोशिश करती है कि मेरा पुत्र मेरे को पुनः प्राप्त हो जाए, लेकिन जो इस दुनिया से एक बार चला गया वह दोबारा आने वाला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल है नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। यहाँ पर कवित्री कहती है कि फिर भी रोता रहता है, जो इनका मन है वह रोता रहता है। इनका मन क्या है, कहीं नहीं मानता है। मन क्या है, बड़ा जटिल है, नीरस लगता है, और सुना सुना इनका पूरा जीवन हो गया है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि माँ के मन को कब मनाना जटिल हो जाता है, तो पुत्र वियोग के बाद। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया, तो पुत्र वियोग से माँ का जीवन यहाँ पर लिखा गया है कि जीवन क्या हो गया, सूना सूना हो गया है पुत्र वियोग के कारण। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर हमारा है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। कवित्री कहती है कि मुझको ऐसा लगता है कि यदि मैं उसको एक बार पा लेती तो जी से लगा प्यार से सर सहला सहला को उसको समझाती। कवित्री कहती है कि अगर मेरा पुत्र मेरे को एक बार भी प्राप्त हो जाता तो उसे अपने सीने से लगा कर उससे प्यार से सहला कर उसको समझाती है। यहाँ पर कवित्री नीचे आपको कि मेरे भाया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। यह कवित्री अपने मन को कहती है कि अगर मेरा पुत्र एक समय के लिए भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं उसे समझाती कि मेरे भाई मेरे बेटा माँ को कैसे इसे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि बड़ा कठिन है इस एक माँ को अपने बेटा खोकर माँ को मन समझाना। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आप लोग बताया गया है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि माँ को अपना मन को पठाना कब, मतलब कि मनाना कब कठिन हो जाता है, तो पुत्र वियोग के कारण माँ को मन मनाना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साधनी माँ कैसे अपना मन समझावे। यहाँ पर हमारी कवित्री कहती है कि तुम्हें भाई बहन सब भूल सकते हैं, पिता भी भले तुम्हें भुला दे, लेकिन किंतु दिन रात की साधनी कैसे अपना मन समझावे। यहाँ पर कवित्री कहती है कि तुमको भाई बहन पिता भूल सकते हैं, लेकिन जो माँ तुमको रात दिन तुम्हारे साथ रही वह अपने मन को कैसे भुलाए और तुमको कैसे भुलाए। चलिए यहाँ पर हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। ये कविता आपका ख़त्म हुआ। तो आप लोग इस वीडियो का पहले पूरा देख लीजिएगा और आप लोगों को यहाँ से मैं इसका PDF दे दूँगा, आप लोग लोड कर लीजिएगा। इसके बाद मैं एक वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।